नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा तो हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे डायरेक्शन और डिस्टेंस के, दिशा और दूरी को, और उसी को हम लोग डायरेक्शन सेंस टेस्ट भी बोल सकते हैं, दिशा परीक्षण भी बोल सकते हैं। उस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने पिछली क्लास में सॉल्व किए थे। उसी की कड़ी में हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन बढ़ने से पहले आप सभी से आग्रह है, निवेदन है कि आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी आइए, वीडियो को देखिए, पढ़ाई करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा हो सके लाइक करिए। यही आपसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। और रीजनिंग की कितनी बड़ी भूमिका है ये बार बार आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। रीजनिंग की बात करें तो सिलेबस के लिए अगर बात किया जाए तो सुपर टेट के भी एग्जाम में भी आपकी 5 नंबर की रीजनिंग है। अब कहने को तो वो 5 नंबर दिया हुआ है, लेकिन नंबर ऑफ चैप्टर की बात करें तो कम से कम 15 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। इस 5 नंबर को प्राप्त करने के लिए आपको 15 चैप्टर का ज्ञान होना चाहिए, और जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, उन्हीं सारे चैप्टर को हम स्टार्ट किए हैं। बाकी एसएससी में 10+2 हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, या मैट्रिक लेवल का हो, या 10+2 लेवल का हो, किसी भी एग्जाम की बात करें, चाहे यूपीपी का हो या यूपीएसआई का हो, जो भी आपका सिलेबस है रीजनिंग का, अलग अलग सब्जेक्ट की बात करें या अलग अलग कोर्सेज की बात करें, आप जिसमें एडमिशन लेते हैं, लगभग की बात करें तो सब में रीजनिंग पूछी जाती है। टीजीटी पीजीटी वगैरह को छोड़ दिया जाए, सुपर टेट में भी रीजनिंग सिलेबस में नहीं दिया है, लेकिन रीजनिंग का 2 चैप्टर क्लॉक और कैलेंडर सिलेबस में है, लेकिन वो रीजनिंग के नाम से अलग से नहीं दिया हुआ है। तो उसी कड़ी में मेरा बताने का मतलब ये था कि रीजनिंग कितनी बड़ी भूमिका है, हर प्रकार के एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को, जिसका आज जो चैप्टर होगा वो है फिगर काउंटिंग, आकृतियों की गणना करना। आकृतियों की गणना करने में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं फिगर काउंटिंग में। कभी वर्ग दे देगा, कभी वृत्त दे देगा, कभी आपको स्क्वायर दे देगा, या आपकी बात करें त्रिभुज दे देगा, या रेक्टेंगल दे देगा। तो कहने का मतलब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। 1 बाय 1 करके हम लोग सारे क्वेश्चन को लेंगे और सॉल्व करेंगे। पहले बेसिक तरीका देखेंगे, उसके बाद हम लोग उसी को कोशिश करेंगे कि कितना जल्दी आप लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को, जैसा कि आपके सामने बोर्ड पर ये रहा। अब क्वेश्चन नंबर 1 बोला गया है कि दिए गए चित्र में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये जो डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम में कुल कितने वर्ग हैं। अभी तो मैंने छोटा सा एग्जाम्पल लिया है, आप सभी लोग फटाफट सॉल्व कर ले रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, किसी को नहीं आ रही होगी। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है, पहले तो एक नॉर्मल जैसे सभी लोग गिनते हैं वैसे गिन लिया जाए। अब अगर बात करें तो वर्ग ज्ञात करना है। वर्ग की बात करें तो अब आप देखें तो यहां से लेकर यहां तक आपका एक वर्ग ये हो गया, यहां से यहां लेकर एक वर्ग ये हो गया, यहां से लेकर यहां तक एक वर्ग ये हो गया, और यहां से लेकर यहां तक एक वर्ग ये हो गया। तो कहने का मतलब क्या हो गया, 1 2 3 4 वर्ग हो गए। अब इस 4 वर्ग की बात करें यहां पर, लेकिन अगर इन सारे डायग्राम्स को मिलाकर अगर यहां पर बात कही जाए तो वर्गों की संख्या बढ़ जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर आप क्लास में देखेंगे, डायग्राम को देखेंगे, तो यहाँ पर ये चारों को गिनने के बाद भी आपको एक वर्ग एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो टोटल हुए कितने, 1 2 3 4, और इन चारों डायग्रामों से मिलकर जो एक नई आकृति बन रही होगी वह क्या होगा, एक डायग्राम और होगा। तो टोटल इसमें कितने वर्ग होंगे, 5। इसमें तो आपने बड़े आसानी से गिन लिया होगा, क्वेश्चन बहुत अच्छे सॉल्व कर लिया होगा। लेकिन अगर यही बड़ा डायग्राम दे दिया जाए, बड़े क्वेश्चन को दे दिया जाए, तो कैसे सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अगर हम ऐसे मान लीजिए बात करें, यहाँ पर हमने एक डायग्राम दिया, बड़े आसानी से आपने गिन लिया। यहाँ पर हम डायग्राम अगर ऐसे बढ़ा दें, यहाँ पर मान लीजिए कि 2 डायग्राम और बढ़ा दिया जाए, तो अब कैसे काउंट करेंगे, अब गिनना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब 2 ब्लॉक लेकर चलेंगे तो ये हो गया 10, ये हो गया 11, ये हो गया 12, ये हो गया 13, और इन सारे से मिलकर जो एक नया डायग्राम बन रहा होगा
वो कितना हो जाएगा 14। लेकिन यही जब डायग्राम बढ़ता चला जाएगा, बड़ा होता चला जाएगा, तो फिर आप कैसे काउंट करोगे? काउंट करने में समस्या होगी। इसलिए इस प्रकार के जब भी आपको प्रश्नों को सॉल्व करना हो तो सिंपल सा एक तरीका होता है। इसमें तो आपने बड़े आसानी से गिन लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले को लेते हैं, जिसको आप सॉल्व करके बताइए, जो भी हमने डायग्राम यहाँ पर दिया था। इसमें भी क्या पूछा गया, दिए गए चित्र में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब दिए गए चित्र में वर्गों की संख्या अगर गिने तो आपका सिंपल से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतने वर्ग हुए। उसके बाद यहां से लेकर यहां तक आपका एक वर्ग ये बनेगा, फिर यहां से लेकर यहां तक एक वर्ग ये बनेगा, 2 हो गया, फिर यहां से यहां तक हो गया 3, फिर यहां से यहां तक हो गया 4, और इन सारे डायग्राम्स को मिल अगर एक वर्ग बनेगा तो कितना हो जाएगा 5। तो 9 पहले था और बाद में कितना आया 5, तो 9 और 5 कितना हो जाएगा 14। लेकिन आपको इस तरह से गिनने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा हमें करना क्या है, अब इसी का हम लोग देखेंगे क्या ट्रिक। अब क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे इसके बारे में समझते हैं। जैसा कि पिछला क्वेश्चन हमने आपके सामने रखा था, पिछले वाले क्वेश्चन में देखें तो पिछला वाला क्वेश्चन आपके सामने ये था। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, ट्रिक क्या होगा, इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, जिसको आप एक बार समझ लेंगे तो हमेशा अप्लाई हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब आपको करना क्या है कि नंबर ऑफ रो एंड कॉलम को काउंट करना है। तो रो की बात करें, रो कितनी है और कॉलम कितने हैं, आपको गिनना है रो और कॉलम। तो यहां पर अगर देखा जाए तो ये क्या है, आपकी एक रो ये हो गई और एक रो ये हो गई, तो ये क्या हो गया रो। और अगर हम कॉलम की बात करें तो कॉलम को हिंदी में बोलते हैं स्तंभ, रो का मतलब होता है पंक्ति। तो कॉलम की बात करें तो कॉलम आपका ये होगा, ये हो गया कॉलम। अब अगर देखिए तो रो कितनी है, अगर काउंट किया जाए तो 1 2, और कॉलम की बात करें कितना है तो 1 2। इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखें तो रो और कॉलम क्या है, बराबर है। इसका मतलब रो बराबर है किसके, कॉलम के। अब रो और कॉलम अगर बराबर है तो सिंपल से एक तरीका होता है नंबरिंग किया, जैसे हमने 1 2 1 2, रो और कॉलम बराबर है, चाहे जिधर से आप नंबरिंग करना शुरू करेंगे तो हर तरफ से 1 और 2 ही आएगा। ठीक है, तो जब 1 ही और 2 आ रहा है तो हम काउंटिंग चाहे जिधर शुरू कर दें। जैसे अगर हम यहां से गिनेंगे तो 1 2, इधर गिनोगे तो भी 1 2, इधर गिनोगे तो भी 1 और 2। तो सिंपल से करना क्या है कि जो आपने 1 2 करके नंबरिंग की है इसी का आप निकाल लो स्क्वायर। अब दोनों का स्क्वायर निकाल लिया, अब सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और 2 का स्क्वायर निकालेंगे कितना हो जाएगा 4। तो 1 + 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। अभी आप लोगों ने नॉर्मली गिना था तो इसमें 5 आ रहा था। ठीक है, तो फटाफट आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें यहां पर, जब इसमें रो और कॉलम बराबर नहीं होगा तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो रो और कॉलम बराबर होगा तो कैसे करेंगे, बराबर नहीं होगा तो कैसे करेंगे, आज हम सारी बातों पे चर्चा करेंगे, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कर इसको आप लोग सॉल्व करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सबके सामने बोर्ड पर रहा। अब अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो इसमें भी अगर आपको देखना क्या है कि क्या रो कॉलम के बराबर है। रो कॉलम के बराबर अगर बात करें तो 1 2 3 1 2 3, और कॉलम की बात करें तो 1 2 3 हो गया। रो की बात करें तो 1 2 3, इसका मतलब रो और कॉलम क्या है, बराबर हैं। तो जब रो और कॉलम बराबर है तो वही पिछला वाला तरीका आप लगा दीजिए। ये क्या रखेंगे 1 का स्क्वायर, ये हो गया 2 तो 2 का स्क्वायर, ये हो गया 3 तो 3 का स्क्वायर। अब इसी को आगे बढ़ेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9। जब इसको आप ऐड करेंगे तो 9 4 13 और 1 14। जैसा कि अभी हमने नॉर्मली एक सिंपल तरीके से गिना था तो इसमें कितने वर्ग थे 14। तो फटाफट आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आ रहा होगा। सॉल्व कर लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं।
ठीक है। इसके बावजूद अगर आपको कोई समस्या होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप हमारे द्वारा दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। उस समस्या का समाधान आपके लिए बिल्कुल किया जाएगा। हम सभी लोग, हम सारी टीम या हमारे आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु की जितनी भी टीम है, आपकी समस्याओं को समझाने के लिए, सुलझाने के लिए सदैव तत्पर है। आप बस कमेंट करके अपनी समस्या को बताइए कि क्या समस्या आ रही है, वीडियो देखने में कोई समस्या आ रही है, या क्वेश्चन में प्रॉब्लम कोई समस्या आ रही है, आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, दिए गए चित्र में वर्गों की संख्या। क्वेश्चन अभी वही चल रहा है, बस केवल डायग्राम बढ़ता जा रहा है कि पहले में 2 पार्ट था, फिर 3 पार्ट हुआ, फिर 4 पार्ट हुआ, इसी प्रकार आगे भी बढ़े हैं। तो इसमें भी हमें क्या करना है, बस काउंट करना है कि रो कॉलम बराबर हैं कि नहीं। तो अगर हम रो की बात करें तो 1 2 3 4, और अगर कॉलम की बात कही जाए तो 1 2 3 4, तो 4 ये भी है और 4 ये भी है। इसका मतलब है कि जो रो है वो कॉलम के बराबर है। तो रो और कॉलम क्या है, बराबर है। तो जब रो और कॉलम बराबर है तो जो अभी हमने आपको तरीका बताया, स्क्वायर करके सबको आपस में क्या कर दो, ऐड कर दो, उसी तरीकों को आप लगा लो। तो यहाँ पर जब आप स्क्वायर करेंगे तो सबका स्क्वायर कर दीजिए। जैसे यहाँ पर क्या बोला गया, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। जब इसको हम लोग अलग लिखेंगे तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब इन सबको आप ऐड करोगे तो बराबर 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। और जब टोटल आप ऐड करेंगे तो 16, 16 और 9 हो जाएगा 25, 25 और 4 29, और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 30। इसका मतलब इसमें कुल वर्गों की संख्या कितनी है, 30। फटाफट आप लोग सॉल्व कर लीजिए। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं आ रही होगी। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, फिर हम लोग अगले डायग्राम पर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और अगर कोई समस्या होती तो आप बिल्कुल कमेंट करके हमें बता सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, कॉन्सेप्ट वही है, बस डायग्राम को थोड़ा सा हमने बड़ा कर दिया है। अब डायग्राम बड़ा किया है, लेकिन उसके पहले आप क्या करना पड़ेगा, रो और कॉलम क्या करो, आप चेक कर लो। यहाँ पर कॉलम की बात करें तो 1 2 3 4 5, और रो की बात करें तो 1 2 3 4 5। इसका मतलब रो और कॉलम क्या है, आपस में बराबर है। तो रो और कॉलम क्या है, बराबर हैं। तो जब रो और कॉलम बराबर हो तो फिर से वही तरीका, स्क्वायर करके आप क्या करो, ऐड कर दो। तो सबका जब स्क्वायर करेंगे हम लोग, जब यहाँ सबका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अब जब इसको आप टोटल करेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। और जब इसको आप टोटल जोड़ोगे तो जब जोड़ेंगे तो आप यहाँ पर 4 और 1 5, 5 ये हो गया, और 25 ये 30, 30 और 16 होगा 46, 46 और 9 जोड़ देंगे तो हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा 55। ये रहा आपका आंसर। इसका मतलब इसमें टोटल कितने वर्ग हैं, 55 वर्ग हैं। क्लियर है आप सभी को, उम्मीद है कि ये समझ में आ रहा होगा। इस क्वेश्चन को आप लोग लिख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, ये कॉन्सेप्ट हमेशा आपको काम देगा। अब आगे अगर बढ़े क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़े हम लोग, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है आपके सामने ये रहा। अब यहां पर देखिए तो रो और कॉलम बराबर नहीं है। तो रो और कॉलम की बात करें तो जैसे अगर आप लिखें तो यहां पर रो और कॉलम की बात करें तो यहां पर रो हो गया 1 2 3 4, और कॉलम कितना है 1 2 3। इसका मतलब जो रो है ये कॉलम के बराबर नहीं है।
इसका मतलब जो रो है वो कॉलम के बराबर नहीं है। अब रो कॉलम के बराबर नहीं, जब रो कॉलम के बराबर नहीं है तो आपको वो तरीका लगाने की जरूरत नहीं है। अब करना क्या है हमें, सिंपल सा, अब रो और कॉलम अगर बराबर ना हो तो उसके लिए तरीका दूसरा है। यहां पर समझें, हमें क्या लिखना है, रो अलग लिख लेनी है और कॉलम अलग। तो रो की संख्या की अगर हम बात करें तो रो कितनी है, तो रो की बात करें 1 2 3 4। अब उसके बाद अगर हम कॉलम की बात करें तो कॉलम कितने हैं, 1 2 3, 1 2 3। आपको लिखना क्या है, क्योंकि रो और कॉलम बराबर नहीं है, दोनों के डिजिट सेम नहीं है, तो ये 4 डिजिट में है और ये 3 डिजिट में है, तो लिखना हमें है पूरे को, लेकिन लेफ्ट में एक डिजिट हमने क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो जैसे अगर आपको मान लीजिए कि 123 और 12 जोड़ना हो तो हम लोग 123 और 12 ऐसे लिखते हैं, लेफ्ट साइड में जगह छोड़ देते हैं। ठीक वही कॉन्सेप्ट हमने अपनाया है कि इसमें 4 डिजिट थी, इसमें 3 डिजिट है, तो बाईं साइड हमने जगह छोड़ दिया है। ठीक है, अब करना क्या है इसके बारे में आप ध्यान से समझें। करना हमें यह है कि रो और कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। जैसे कैसे करेंगे इसके बारे में भी समझ लें आप। अब अगर बात करें तो ये रो है 4 और कॉलम है 3, तो 4 तिहाई इन दोनों को आपस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तिहाई हो जाए कितना, 12, प्लस 3 में 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, प्लस अब 2 से गुणा 1 में करेंगे तो कितना रहेगा, 2 ही रहेगा, बराबर। अब यहां पर कुछ नहीं है, मतलब जीरो है, जीरो मान सकते हैं, और किसी भी संख्या से जीरो में आप मल्टीप्लाई करोगे तो वह संख्या क्या हो जाएगी, जीरो। इसका मतलब जहां पर कुछ नहीं है तो वहां मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो 12 6 18 और 2 20, इसका मतलब इसमें वर्गों की संख्या कितनी है, टोटल 20। क्लियर है, आप इसको लिख लीजिए। अब ये जो तरीका हमने आपको बताया, ये तरीका आपका दोनों में काम कर जाएगा। दोनों का मतलब जब रो और कॉलम बराबर हो और चाहे ना हो। पिछला जो स्क्वायर वर्क करने वाला तरीका था वो रो और कॉलम बराबर होगा तभी काम करेगा, लेकिन ये जो तरीका हमने बताया ये रो कॉलम बराबर हो और चाहे ना हो, दोनों में काम करेगा। कैसे, एक क्वेश्चन में आपको समझा के बता देते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 जब आपने लिया था उसमें क्या था, रो और कॉलम बराबर थी, तो रो और कॉलम बराबर थी तो हमने ये तरीका लगाया था आपके सामने, यही क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो रो और कॉलम बराबर थे तो हमने क्या किया था, ये तरीका लगा दिया था जिसमें टोटल कितना आया, 25। तो ये स्क्वायर करके हमने क्या लिख दिया, 25 आया हुआ। इसका मतलब इसमें टोटल कितने आ रहे थे, 25। कब, जब रो और कॉलम बराबर था और हमने कौन सा तरीका लगाया है, स्क्वायर करने वाला। लेकिन अगर रो और कॉलम बराबर ना हो तो हमने आपको दूसरा तरीका बताया। तो दूसरा तरीका क्या है, अब ध्यान रखें, जो हमने दूसरा तरीका बताया रो और कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई करने वाला, वो आपका रो कॉलम बराबर होगा तो भी काम करेगा और नहीं होगा तो भी काम करेगा, दोनों में काम करेगा। चलिए, बराबर होगा तो आपने तरीका लगा लिया। अब अगर कौन सा तरीका लगाया, जो अभी हमने आपको मल्टीप्लाई करने वाला तरीका बताया उससे आप सॉल्व करें। तो रो और कॉलम की बात करें तो रो कितनी है, 5, और कॉलम कितने हैं, 5। तो ये हमने लिख दिया रो और इधर लिख दिया हमने कॉलम। अब सबको लिख लेते हैं हम लोग, और अगर सबको लिखें तो रो कितनी है, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, और कॉलम कितने हैं, 5, तो 1 2 3 4 5, और हम कर क्या रहे, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई। तो अब यहां पर जो मल्टीप्लाई करें तो ये जो हम लोगों ने टोटल निकाला था 25 हमने यहां पर लिख दिया है, वो 5 का स्क्वायर लिखा था, इसका टोटल वैल्यू 25 नहीं थी, जो कि आप लोगों ने देखा होगा, हमने सॉल्व भी किया था। इसका टोटल जो हम लोग निकाला था 5 5 25 4 4 16, लगभग 25 आया था इसका। आप लोगों ने देखा भी होगा भाई, एक का स्क्वायर एक रहेगा, यहां मैं लिख भी दे रहा हूं, ये होगा 1, फिर से पूरा बता दे रहा हूं, 2 दूना 4, 3 त्रिका 9, प्लस 4 चौक 16, प्लस 5 पचम 25। इन सबको आप जोड़ोगे तो 25 और 16 41, 9 50, 4 54 और 1 55, कितना आ रहा, 55। वो 25 5 का स्क्वायर हमने लिख रखा था। अब यहां पर देखिए, अभी जो हमने तरीका बताया, क्या बताया, दोनों को मल्टीप्लाई करने वाला। तो ये जो तरीका बता रहे हैं, रो कॉलम बराबर होगा तो भी और बराबर नहीं होगा तो भी दोनों में काम करेगा, इस बात का ध्यान आप रखिएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। अब रो और कॉलम अगर बराबर है
तो भी ये काम करेगा। देखिए 5 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 पचम 25 प्लस 4 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 चौक 16 प्लस 3 का गुणा 3 में करेंगे 3 त्रिक्का 9 प्लस 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 दूना 4 प्लस 1 का गुणा 1 में करेंगे तो ये 1 ही रहेगा। अब आप जोड़ लें तो 25 और 16 41, 41 और 9 50, 50 4 54 और 1 55। अगर आप देखें तो दोनों तरीके से आंसर 55 ही आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो रो और कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई करने वाला तरीका हमने आपको बताया, ये दोनों में काम कर रहा है। जब रो कॉलम बराबर है तो भी और बराबर नहीं है तो भी। क्लियर है? तो आप इस तरीके को अपनाइए तो आपसे इससे क्या होगा कि रो और कॉलम आपको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि रो कॉलम बराबर है कि नहीं है। बस आप देखिए वर्ग पूछा गया है, रो और कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, फटाफट आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां हमने बता ही चुका था, ये पीछे आपको समझाने के लिए आए थे। यहां पर देखिए हमने यही बताया था आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा क्या गया, दिए गए चित्र में आयत की संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहां वर्ग नहीं पूछ रहा है, यहां आपसे क्या पूछ रहा है, यहां पर आपसे पूछ रहा है आयत की संख्या, रेक्टेंगल पूछ रहा है। तो आप आयत की संख्या का कॉन्सेप्ट क्या है, अलग है। आयत की संख्या क्या होगी, कैसे निकालेंगे, अब उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। तो पहले हम लोग बेसिक तरीका समझते हैं। आयत की बात करें मतलब आमने सामने की भुजा बराबर होगी। चलिए अब यहां पर निकालना क्या है, हमें रेक्टेंगल आयत निकालना है। अगर हम आयत की बात करें तो जैसे देखने में हो सकता है थोड़ा सा बड़ा लग रहा हो, लेकिन अगर देखें तो यहां से लेकर यहां तक एक आयत तो आपका ये हो गया। ठीक उसी प्रकार एक ये है तो एक यहां से लेकर यहां तक एक आयत ये हो गई 2, फिर एक आयत इधर हो गई 3, फिर एक आयत इधर हो गया 4। अब देखें दो दो ब्लॉक को मिलाकर, जैसे कलर चेंज कर लें तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए अब यहां से लेकर यहां तक की बात करें तो एक आयत ये भी तो बन रहा है आपका 5, एक नीचे बना है तो एक ऊपर की ओर बन रहा है यहां से लेकर यहां तक, ये कितना हो गया 6। एक ऊपर और एक नीचे बना है। अब उसकी बात करें तो इसी में आप देखिए थोड़ा डिफरेंट टाइप का आ जाएगा, 6 हो चुका। अब यहां से लेकर यहां तक की बात करें तो एक आयत आपका ये बन रहा है 7, और एक आयत की बात करें तो यहां से लेकर आपका ये बन रहा है 8। 8 तो ऐसे हो गया, और एक पूरे को मिला दिया जाएगा तो यहां से लेकर यहां तक जो एक आकृति आपकी तैयार होगी तो ये क्या होगा, 9वां आयत होगा। इसका मतलब इसमें आयत की संख्या कितनी है, 9। लेकिन ऐसे अगर आप काउंट करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो काउंट करने का तरीका क्या है, अब हम इसके बारे में बात करते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो सॉल्व करने का जो तरीका है हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। करना क्या है, इसमें भी हमें रो और कॉलम को आपस में चेक करना है। तो हमें चेक क्या करना है, रो और कॉलम। तो यहां पर अगर देखें रो और कॉलम की अगर हम बात करें तो फिर से हमें यहां क्या चेक करना है, रो और कॉलम। रो की बात करें तो ये आपका रो हो गया 1 2, और अगर हम कॉलम की बात करें तो यहां पर 1 और 2। इसका मतलब यहां पर देखिए तो 2 रो है और 2 कॉलम है। तो 2 रो और 2 कॉलम है, इसका मतलब हमने क्या लिखा, यहां पर रो लिख लिया और यहां पर हमने क्या लिख लिया, कॉलम। अब दोनों को इंडिविजुअली अलग अलग आपस में जोड़ लेना है। किसको, रो को अलग जोड़ना है और कॉलम को अलग जोड़ना है। तो जैसे रो की बात करें तो रो कितनी थी, 1 और 2। तो रो की बात करें तो रो को अलग आप जोड़ लो, जैसे हमने जोड़ लिया यहां पर 1 प्लस 2, 2 रो थी 1 2, तो 1 प्लस 2 इक्वल टू कितना हो गया 3। अब कॉलम की बात करें तो कॉलम कितना था 1 2, तो कॉलम को अलग जोड़ ली 1 प्लस 2, इन दोनों को ऐड करें कितना हो गया 3। तो 1 और 2 जोड़ेंगे 3, 1 और 2 जोड़ेंगे 3। इसका मतलब 3 रो को जोड़ने पे आ रहा है और 3 आ रहा है कॉलम को जोड़ने पर। अब आप क्या करो कि रो और कॉलम जो आपने जोड़ने के बाद वैल्यू आपको मिली है उन्हीं दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 त्रिका 9, इसका मतलब इसमें टोटल कितने आयत हैं आपके, 9 आयत हैं, 9 रेक्टेंगल हैं।
तो आंसर कितना होगा 9। समझ में आ गया होगा आप सभी को। चलिए फटाफट आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते। कहने का मतलब जब हम लोग वर्ग निकाल रहे थे तो पहले रो और कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे थे, बाद में जोड़ रहे थे। लेकिन जब हम लोग आयत निकाल रहे हैं इसमें क्या कर रहे हैं, पहले जोड़ ले रहे हैं फिर रो और कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये डायग्राम थोड़ा देखने में सही नहीं है इसलिए हमने चेंज कर दिया, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, वो देखने में आपको वर्ग जैसा लग रहा है इसलिए आप कंफ्यूजन होगी। ठीक है, अब इसमें आप बताना आयत की संख्या, तो टोटल इसमें भी कितने आयत होंगे आपको ये बताना है। फटाफट वही तरीका निकाल लीजिए जो अभी हमने आपको बताया। ठीक है, तो फटाफट आप लोग सॉल्व करिए, 2 सेकंड का समय आपको देता हूं, आप सॉल्व करके बताइए फिर हम आपको आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट सॉल्व कर लीजिए आप लोग, उम्मीद है सभी को आ भी गया होगा। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हमें क्या करना है, रो और कॉलम को लिख लेना है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले रो और कॉलम, तो ये हो गई रो और ये हो गया कॉलम। रो को अलग कॉलम को अलग आप क्या करो, आपस में जोड़ लो। तो जोड़ने का वही तरीका, कितनी है रो, अब यहां बात करें तो रो 1 2 3 4, तो रो को पहले लिख लिया जाए तो 1 + 2 + 3 + 4 इक्वल टू 4 3 7 2 9 और 1 10, तो टोटल कितना हो गया 10। अब अगर कॉलम की बात करें तो कॉलम में अगर हम लोग गिनना शुरू करेंगे तो कॉलम आपका डिफरेंट है, यहाँ पर देखें तो कॉलम की बात करेंगे तो 1 2 3, इसका मतलब कॉलम कितने हैं 3, तो उसको आप अलग गिन लीजिए 1 + 2 + 3, 3 ही कॉलम है, तो 2 3 5 और 1 6, इसका मतलब रो को अलग जोड़ा गया तो 10 आया और कॉलम को अलग जोड़ा गया तो 6 आया। अब हमें करना क्या है, इन दोनों रो और कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई, तो 10 में हम लोग क्या कर दें 6 से गुणा कर दें, तो जब आप 10 में 6 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 60, इसका मतलब इसमें टोटल आयतों की संख्या रेक्टेंगल कितने होंगे, तो उसका आंसर क्या होगा 60। इसका मतलब इसमें जो आयत हैं उनकी संख्या 60 है, 60 है। देखने में ऐसा लग नहीं रहा होगा लेकिन इसमें 60 आयत है, 60 रेक्टेंगल है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, आयत हुआ, अब आता है आपका क्या, त्रिभुज, ट्रायंगल। क्वेश्चन पूछा गया दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। त्रिभुज की बात करें तो आप फटाफट फिर वही समस्या कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो चलिए त्रिभुज पर हम लोग आते हैं। तो त्रिभुज की अगर हम बात करें, त्रिभुज में आप देखिए तो यहां से लेकर ये एक त्रिभुज तो आपका ये बन रहा है, उसी प्रकार एक लेफ्ट बना है, एक इधर से लेकर यहां तक राइट में एक त्रिभुज बन रहा है 2। ठीक उसी प्रकार बात करें तो एक ऊपर की ओर यहां से लेकर यहां तक एक त्रिभुज बन रहा है 3, फिर यहां से लेकर यहां तक एक त्रिभुज बन रहा है 4। तो ये हो गया। उसके बाद सिंगल सिंगल ब्लॉक को छोड़कर जब हम डबल ब्लॉक लेना शुरू करेंगे तो जैसे यहां से लेकर यहां तक एक ये भी तो त्रिभुज है, एक इधर हो गया तो एक इधर हो गया 2, फिर यहां से यहां बात करें एक इधर हो गया 3, फिर यहां से यहां तक बात करेंगे तो एक आपका ऊपर वाला हो गया 4। कहने का मतलब यहां देखिए ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4, तो 4 त्रिभुज ये हुए और 4 पहले से थे, तो टोटल कितने हो गए 4 दूना 8। इसका मतलब इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है 8 है। अब लेकिन हमें डायग्राम जब सॉल्व करेंगे, जैसे सिंपल सा हमने किया क्या था, आप फिर से समझ लें, आपको हो गई होगी कंफ्यूजन। सिंपल सा अभी हमने लाइन बना बना कर सॉल्व किया, अब इसी को हम लोग डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में समझें। जैसे एक त्रिभुज ये हो गया, एक ये हो गया, स्टार से ये नंबरिंग कर देते हैं हम। ठीक है, तो अब अगर नंबरिंग की जाए तो जैसे हो गया 1 2 3 4 त्रिभुज तो ये हो गया अलग अलग इंडिविजुअली सिंगल ब्लॉक को लेकर। अब अगर बात करें और त्रिभुजों की
तो और त्रिभुज की बात करें, जैसे ये दोनों मिलाकर एक त्रिभुज ये है यहाँ से यहाँ तक, एक त्रिभुज ये है यहाँ से यहाँ तक, एक त्रिभुज ये है पूरा यहाँ से यहाँ तक, और एक त्रिभुज आपका ये है। तो टोटल कितने त्रिभुज हुए? 4 तो सिंगल ही थे, इंडिविजुअल थे, अलग अलग सिंगल ब्लॉक में थे, और 4 क्या 2-2 ब्लॉक को मिलाकर। इसका मतलब इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 8। लेकिन एग्जाम में आप इतना करोगे तो बहुत समय हो जाएगा, लंबा टाइम लगेगा, और समय एग्जाम में होता नहीं है। इसलिए हमें करना क्या है, अब इसके बारे में समझते हैं। तो अब जैसे अगर देखा जाए क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे? अब आते हैं हम लोग इसका शॉर्ट मेथड पर। अब शॉर्ट मेथड क्या होगा इसके बारे में समझिए। तो शॉर्ट मेथड की बात करें, आप सिंपल से क्या काम करो, इसकी नंबरिंग कर लो। तो नंबरिंग 1 2 3 4, इसका मतलब टोटल कितने त्रिभुज हैं? 4। इस 4 में क्या करो आप, सिंपल सा 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 में जब 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 8। इसका मतलब इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 8। 1 2 3 4 जितना आए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फटाफट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, फिर से वही। तो हमें करना क्या है? फिर से वही कॉन्सेप्ट, नंबरिंग कर लो। नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने त्रिभुज हुए? तो टोटल जो ट्रायंगल हुए कितने हुए? 8। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग? 2 से मल्टीप्लाई, तो 8 में 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 16। इसका मतलब इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 16। कैसे? अब आप चाहो तो गिन भी सकते हो, ये इंडिविजुअली आपने सिंगल सिंगल ब्लॉक तो गिना ही है, 8 आ ही रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक एक त्रिभुज आपने गिन लिया है। अब यहाँ से यहाँ तक ये देखिए, एक त्रिभुज ये है इधर, और आपका एक त्रिभुज ये है इधर। फिर उसके बाद उल्टा लेके चलेंगे, एक त्रिभुज आपका ये हुआ, ठीक है, उसी प्रकार एक त्रिभुज आपका ये हुआ। ठीक है, कितने हो गए? 4, और ये 4 कितने हुए? 8। 8 ये था, 1 2 3 4, 4 वो हो गया। अब कितने हो गए? 8 और 4 12। और कौन सा त्रिभुज है? तो सिंपल से अगर आप देखिए, तो अभी हमने इस ब्लॉक को लिया है, इतना बड़ा ब्लॉक लिया है ना। इसी में अगर कलर हम अलग कर दें तो आपको समझ में आएगा। अभी आपने इसको तो ले लिया, अब आप देखें एक त्रिभुज ये भी तो बन रहा है, 2 ब्लॉक को मिलाकर, एक इधर, एक त्रिभुज बन रहा है इधर, एक बन रहा है ऊपर की ओर, और एक बन रहा है नीचे की ओर। तो टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 16। तो आपको टोटल करने की जरूरत नहीं है, सिंपल से क्या करिए, गिन लिया 8, 8 में हमने क्या कर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 16। क्लियर है? चलिए अब हम लोग क्वेश्चन अगले पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में फिर से वही क्वेश्चन पूछा गया, त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? सिंपल सा कॉन्सेप्ट, अब ध्यान समझें। अगर इस डायग्राम को हम यहां से डिवाइड कर दें, काट दें, अगर इस डायग्राम को हम यहां से काट दें, ये आपका यहां से अगर डिवाइड कर दिया जाए, तो सिंपल सा एक डायग्राम बनेगा जो अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था। सिंपल एक डायग्राम आपका इस प्रकार का तैयार होगा। एक डायग्राम ये वाला इधर मिलेगा, और वही डायग्राम आपको इधर मिलेगा। तो इस प्रकार के आपको कितने डायग्राम मिलेंगे? 2 डायग्राम मिलेंगे। ठीक, अब इसमें हम लोग कर क्या रहे थे? नंबरिंग किए थे। नंबरिंग करने का मतलब क्या था? सिंपल से, अभी अगर आपको याद हो, जस्ट इसके पहले हमने क्वेश्चन लिया था, हमने सिंपल से एक डायग्राम ऐसा बनाया था, इसमें डायग्राम ऐसे थे। अब अगर बात करें तो इस त्रिभुज में इस प्रकार का 2 डायग्राम मिलेगा, एक ये लेफ्ट वाला इतना बड़ा, और एक उधर वाला राइट वाला। इसमें हम लोग क्या क्या रहे थे? 1 2 3 4, 4 आ रहा था, और 4 में हम लोग क्या कर रहे थे? 2 से गुणा, तो 4 दूना कितना हो गया था? 8। इसका मतलब इस वाले त्रिभुज में कितने होंगे? 8, और इस वाले त्रिभुज में कितने होंगे? 8। मतलब 8 इसमें हो गया और 8 इसमें हो गया। तो टोटल हो कितने गए? तो टोटल त्रिभुजों की संख्या की अगर हम बात करें तो यहां पर 8 + 8, 8 इधर का और 8 उधर का, टोटल कितना हो गया? 16। लेकिन आंसर अभी 16 नहीं है, अभी हमने 2 डायग्राम को जब अलग अलग काउंट किया है तब 16 मिला है। इसके बाद जब आप आगे बढ़ोगे तो दोनों डायग्राम से मिलकर नया बनने वाला एक त्रिभुज होगा, कौन सा होगा उसके बारे में समझें। यहां से अलग और यहां से अलग, अब ऐसे त्रिभुज जो दोनों डायग्राम से मिलके बन रहे हो,
जैसे अगर देखिए एक पॉइंट आपका ये है और एक पॉइंट आपका ये है, तो 16 वो थे प्लस 2 पॉइंट वो हो गया, तो 16 प्लस 2 कितना हो गया 18। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है 18। कैसे गिन लें, 1 2 3 4, यहां से यहां तक 5, फिर यहां से यहां तक 6, फिर यहां से यहां तक 7, फिर यहां से यहां तक 8, 8 इधर 8 उधर, सेम कॉन्सेप्ट आएगा। अब ऐसा डायग्राम जो दोनों से मिलकर बने, ये देखिए एक त्रिभुज यहां से लेकर ये इतना बड़ा त्रिभुज बनेगा, ये भी तो एक त्रिभुज है। एक त्रिभुज सीधा बन रहा है, एक त्रिभुज आपका ये उल्टा बन रहा है। तो कितने हो गए, एक पॉइंट यहां से और एक पॉइंट यहां से, कितना ले लिया हमने 2, तो 16 और 2 18। इसका मतलब इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, तो आंसर हमारा होगा 18। समझ में आ गया होगा आप सभी को, ठीक है। फटाफट आप लोग सॉल्व करिए, इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, बस डायग्राम में 2 लाइनें अलग से बढ़ा दी गई हैं। इसको आप लोग फटाफट सॉल्व करिए, 5 सेकंड का समय देते हैं, फिर हम आपको सॉल्व कर बताते हैं। चलिए, सेम कॉन्सेप्ट, जैसे अगर अभी आपको याद हो, अगर इस डायग्राम को हम यहां बीच से ऐसे यहां पर डिवाइड कर दें, तो एक डायग्राम आपका कुछ इस प्रकार से निकल के आएगा, इस प्रकार वाला, और इस प्रकार के आपके 2 डायग्राम मिलेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। इस वाले हम लोग कर क्या रहे थे, नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल कितने आ रहा था 8। इसका मतलब इस प्रकार के डायग्राम में कितना है 8, और हम लोग लास्ट में क्या कर रहे हैं 2 से गुणा, तो इसका मतलब इस वाले में कितना होगा 16। तो कहने का मतलब इस पार्ट में आएगा 16 और इस पार्ट में भी आएगा 16। इतना तो पहले से कंफर्म हो गया, निकालने की जरूरत नहीं है। तो टोटल त्रिभुजों की संख्या की अगर हम बात करें तो 16 प्लस 16 कितना हो गया 32। ये तो आपको पहले से कंफर्म। अब ऐसे त्रिभुज जो दोनों डायग्राम से मिलके बन रहे हो, जैसे यहां पर देखिए एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, 2 और यहां से 2 पॉइंट के त्रिभुज बनेंगे, तो 1 2 और 2 4, तो 32 वो और प्लस 4 इसमें हम लोग ऐड कर देंगे, तो 32 और 4 कितना हो जाएगा 36। इसका मतलब इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी 36। तो 16 16 32 आप क्लियर होगा। ये जो हमने 4 ऐड कर दिया ये कहां से आ गया आपको ये कंफर्म नहीं होगा, अब उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो वो कौन सा त्रिभुज है जो हमने 4 ले लिया, अब आप ध्यान समझें। एक तो आप देखिए इन दोनों डायग्राम से मिलकर बनने वाला ये त्रिभुज, एक और एक नीचे की ओर 2 हो गया। अभी छोटे पार्ट को लिए फिर यहां से लेकर यहां तक का एक डायग्राम उठाएंगे, तो ये भी एक त्रिभुज है सीधा, और यहां से लेकर यहां तक एक डायग्राम उठाएंगे तो ये भी एक त्रिभुज है, कितना उल्टा। तो 2 और 2 कितने हो गए 4, तो 32 प्लस 4 कितना हो गया 36। इसका मतलब इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है 36। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, त्रिभुजों की संख्या, इसमें कुछ नहीं करना आपको, सिंपल सा करना क्या है, गिना जाए तो 1 2 और एक पूरा बड़ा वाला, दोनों यहां से यहां तक देखिए एक त्रिभुज ये हो गया, और यहां से यहां तक एक त्रिभुज ये हो गया, 2 ये त्रिभुज हो गए। उसके बाद इन दोनों को मिला दिया जाए एक बड़ा वाला त्रिभुज बनेगा, ठीक है। इसका मतलब इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी 3। लेकिन आपको इस तरह से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, करना क्या है नंबरिंग 1 2। अब क्या करना है, टोटल त्रिभुजों की संख्या हमने नंबरिंग कितनी की है 1 2, तो 1 प्लस 2 आपस में क्या कर दीजिए ऐड कर दीजिए, तो 1 प्लस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। इसका मतलब इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी 3। फटाफट सॉल्व कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 15। सेम कॉन्सेप्ट है, अभी हमने आपको बताया, बस पार्टीशन थोड़ा सा बढ़ गया। तो इसमें करना क्या है हम लोगों को, सिंपल सा 1 2 3। अब आप क्या करो, त्रिभुजों की संख्या के लिए क्या कर दीजिए 1 प्लस 2 प्लस 3, 3 2 5 और 1 6। इसका मतलब इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी 6। कैसे गिन लें, 1 2 3 तो ये हो गया। अब देखिए 2 2 डायग्राम मिलाकर, एक आपका ये यहां से यहां तक बन रहा है,
फिर एक आपका ये यहाँ से यहाँ तक बन रहा 5 हो गया, और एक पूरा बड़ा वाला मिलाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 6। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन है, बस केवल क्या करना है, पार्टीशन हमने बढ़ा दिया। तो वही काम करिए आप लोग फिर से, 1 2 3 4। तो टोटल त्रिभुजों की संख्या की जब बात करेंगे तो यहाँ पर आप निकाल लो 1 + 2 + 3 + 4 = 4 3 7 2 9 और 1 10। तो त्रिभुजों की संख्या इसमें कितनी होगी, 10। समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आप लोग फटाफट इसको लिख लीजिए, कॉपी कर लीजिए। कहीं से कोई समस्या होती है, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बिल्कुल कमेंट करके हमको बता सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर। अब देखिए पार्टीशन कर दिया गया। पार्टीशन करने का मतलब क्या है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमारा वही रहेगा। बस आप क्या करो, क्वेश्चन को आप समझ लो। क्या करना है, 1 2। तो क्वेश्चन में वही करना है। टोटल संख्या कितनी आई, 1 + 2 = कितना हो गया, 3। 2 में 1 जोड़े की 3 हो गया, लेकिन कितने पार्ट में है, तो अगर बात करें 1 और 2, 2 पार्ट में है। तो इसमें आप क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 में 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 6। इसका मतलब इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 6। कैसे गिन लीजिए, यहां से यहां तक 1 हो गया, यहां से यहां तक 2 हो गया, फिर एक पूरा बड़ा वाला 3। 3 तो ये हो गया। फिर चलेंगे, ये देखिए 1, फिर यहां से यहां तक 2, फिर एक पूरा बड़ा वाला 3। तो 3 ऊपर का और 3 नीचे का। टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, 6। समझ में आ गया होगा आप सभी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया, त्रिभुजों की संख्या। सेम कॉन्सेप्ट है, बस पार्टीशन क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। तो आप क्या करो, नंबरिंग 1 2, और कितने फ्लोर पार्ट में है, 1 2 3 पार्ट में है। तो क्या करो, त्रिभुजों की संख्या को ज्ञात करने के लिए 1 + 2 = कितना हो गया, 3। अब 3 में हमें गुणा करना किससे, कितने पार्ट में है, 1 2 3। तो 3 में क्या कर दो आप, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 त्रिका कितना हो जाएगा, 9। इसका मतलब इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 9। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं आप सभी को यह समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप सभी लोग अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अपने मित्रों को बताइए कि क्लासेस चल रही हैं। आप लोग भी क्लास करिए। आप सभी से यही आग्रह है कि आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज का लेक्चर हम इसी पर समाप्त करते हैं। इसके बाद हम लोग अगली क्लास मिलेंगे, नए सेशन मिलेंगे। तो नया जो चैप्टर होगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, कुछ नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।